हमारी धरती जो है ना पूरी तरीके से गोल नहीं है, तो ये फैली हुई क्यों है? इक्वेटर पे थोड़ी सी फैली हुई है, जबकि पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा कि जितने भी हमारे तूफान है बड़े बड़े, अब हरिकेन कह लें, आप टाइफून कह लें, ये सब जो है ये स्पिन क्यों करते हैं? अब अगर आपको इन सब का आंसर जानना है तो ये दोनों ही चीजें धरती से रिलेटेड है इस समय। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो अर्थ है इसको हम इनर्शियल फ्रेम माने या नॉन इनर्शियल फ्रेम माने। अब हम जान रहे थे कि जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो इतना नहीं है। अगर हम अर्थ के एक्सेलरेशन को काउंट करें तो ये नॉन इनर्शियल है, पर क्योंकि ये उतना है नहीं, बहुत स्लो है, तो हम इसको क्या मान के चल रहे थे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जगह हमने इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। और साथ ही हमने कह दिया था कि अर्थ जो है वो प्रैक्टिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जब हम कहते हैं प्रैक्टिकली, जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं ना, इसका आंसर इसी प्रैक्टिकली के ना होने में, यानी कि अर्थ के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ही ये जो दो फिनोमेना आपको मैंने बताए, जिनके लिए मैंने आपको सवाल पूछा, आंसर वहां पे। और ये सारी बातें डील करती हैं सुडो फोर्स से। तो स्वागत है आपका फिर से। और इस बार हम डील कर रहे हैं कि सुडो फोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, सुडो फोर्स के बारे में। और साथ ही मेरा सवाल है, जो मेरी इंट्रोडक्शन थी वहां से, कि क्या सुडो फोर्स नकली है, फेक है? अगर फेक है, अर्थ ब्लस क्यों कर रहा है इक्वेटर पे? और अगर फेक है, तो जितने भी हमारे तूफान हैं उनकी स्पिन की डायरेक्शन क्यों है? इन सब चीजों को, इन सब रियल फिजिक्स को, जो एक्सेलरेटेड फिजिक्स, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आकर करती है, हम ठीक से जानते, समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, सुडो फोर्स मैक्सिमम लोगों को, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, सुडो फोर्स की क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपको सुडो फोर्स की क्लैरिटी करनी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बहुत सारे डाउट्स आपके बहुत क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में। मैंने बताया, सारी कहानी की जड़ ये है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो आपको पता ही है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि जो फोर्स को डिफाइन करता है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन करता है, जो कहता है कि फोर्स जो है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विथ टाइम, यानी कि F इक्वल टू dp बाय dt है, राइट? अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो आप इसको F इक्वल टू ma मान सकते हैं, जो कि हमारे लिए सही हो जाता है। टिपिकली हमारे अर्थ में जितनी भी वेलोसिटी है तो स्पीड ऑफ लाइट से तो बहुत ही कम है, तो हम F इक्वल टू ma मान के काम चला सकते हैं, राइट? ये बात समझ में आ गई। अब दिक्कत कब आती है? जब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल नहीं रहता। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जब दो चीजें मोशन में हैं और वो एक्सेलरेशन में है, तो उसका क्या होगा? क्या होगा उस केस में? एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होगा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ये आपको बताया था मैंने। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा तो आपको सूडो फोर्स पूरा समझ में आएगा। तो अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि अगर बॉडी जो है वो खुद भी मोशन में है, तो उस केस में क्या होगा? आपके केस में आपको क्या समझना पड़ेगा? यहाँ पे आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो ए एक्सेलरेशन है, किसी का भी लगा ले, इसका लगा ले या इसका लगा ले, उस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स में अल्टरेशन आएगी और उसको हमें ठीक से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहीं से डिफाइन करते हैं कि एक फोर्स को हमें आर्टिफिशियल वे में है ना, ऐड करना पड़ेगा F इक्वल टू ma में। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, और जर्बर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
इसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, और जिस चीज को ऐड करना पड़ेगा वो चीज और कुछ नहीं है, वो क्या है? सुडो फोर्स है। तो सुडो फोर्स की डेफिनेशन समझ में आई है आपको? A force that must be added artificially in a non-inertial frame to make Newton's law work for an object as seen by observer in a non-inertial frame of reference. Observer कहाँ है? Non-inertial frame of reference में है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब सुडो फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स, और तभी काम करेगा अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर होगा। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि ये फिजिकल इंटरेक्शन से तो जनरेट ही नहीं हो रहा, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अंडर एक्सेलरेशन है। तो क्या इसका मतलब सुडो फोर्स नकली है? चलो समझते हैं थोड़ा सा। हम अब क्या करते हैं, हम सुडो फोर्स को समझना शुरू कर देते हैं। मैथ समझ में तो आ रहा है, कुछ मैथ का चक्कर है, तो जरा इसकी मैथ को समझना जरूरी है हमारे पास। तो हम एक बार फिर से वही सिनेरियो लेके आते हैं जो हमने पहले समझा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कि हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है ओ और एक है ओ डैश। अब हमने जो ऑब्जर्व करना है वो किसको ऑब्जर्व करना है? हमने ऑब्जर्व करना है इसको, जो हमारे पास ये पर्पल कलर वाला है, राइट? इसको ऑब्जर्व करना है हमने। और करंटली आप इस पे कंसंट्रेट मत करिए, यू ओनली कंसंट्रेट ऑन द ऑब्जर्वर दिस वन, जो जमीन पे खड़ा है। तो जब तक गाड़ी चल नहीं रही है तब तक हम अर्थ को मान के चल रहे हैं कि हमारा अर्थ कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसने मोशन में आना है, तो हम मान के चलते हैं कि अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी कि मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में डाल देते हैं, तो मोशन में डालते ही एक्सेलरेशन हमने दे दी है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर की गाड़ी है इसमें एक्सेलरेशन आ गया है। इसमें एक्सेलरेशन है नहीं है, मैं इसके बारे में अभी बॉदर ही नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि कैसा हो गया अब? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। अब क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, तो क्या होगा? हम एक एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो ये पेडागोजिकल वे में इस तरह से बातें हम कहते हैं इसको, लेट ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन एपी रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है ये एपी का है। मान ली बात आपने, राइट? अब एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा सोचो। फोर्स होता है एम ए, एक्सेलरेशन है एपी। अब बताइए मास किसका काउंट होगा? फोर्स बनाना है मुझे, एक्सेलरेशन तो मुझे पता लग गया, मास किसका काउंट होगा? इस ओ डैश का, कि ओ का, कि इसका? कुछ कह रहे हैं ओ का होगा, कुछ ओ डैश का, तो चलो कोई नहीं कह रहा, ठीक है, चलो तेरी बात तो समझ में आ रही है कम से कम। क्या मास इसका काउंट होगा या मास इसका काउंट होगा? मास इसका काउंट होगा, जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वर का मास काउंट नहीं होगा, जिसको ऑब्जर्व करना उसका मास काउंट होगा। ठीक है, तो हम इसके मास की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे हैं? इसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले भी कहा था सुडो फोर्स के बारे में बहुत लोगों को बहुत सी गलतफहमी है। ठीक है, मेरा इस वीडियो का पर्पस ही यही है कि सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया जाए। तो ये पहला पॉइंट जो था आपको समझ में आ गया होगा। मास किसका? जिसको ऑब्जर्व करना है। एक्सेलरेशन किसका? जिसने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, राइट? चलिए, तो स्टेटमेंट हम क्या देते हैं? then the pseudo force on the mass m as seen by this observer, जो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या होगा? F इक्वल टू एम ए, यानी कि, और पी हमने लगा दिया, क्यों? क्योंकि हम सुडो फोर्स की बात कर रहे हैं। तो सुडो फोर्स की क्या होगा? मास ऑफ दिस मीन्स जिसको ऑब्जर्व करना है, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर एपी। अब ये नेगेटिव था तो मैंने उल्टा चलता हुआ दिखा दिया, हालांकि ये आगे जा रहा है, बट जो सुडो फोर्स है वो क्या है? पीछे की तरफ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वन ऑफ द थिंग्स। मैंने वन लिखे है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सुडो फोर्स, एक बात बताई है आपको मैंने। और यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर
और किसको ऑब्जर्व करना है, मास एम को। वो मास एम किसी और व्हीकल में है, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। बड़ी कंफ्यूजन एक और होती है, अगर सेम ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हो तो सुडो फोर्स नहीं लगेगा। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं, समझे, इसको समझते हैं। तो इस बार फिर से मैं सिनेरियो वही लेके आ रहा हूँ, समझने की बात है, सिनेरियो वही है, कोई चेंज नहीं मैं कर रहा इस बार। ठीक है, सिर्फ इस बार आपने ध्यान नहीं देना इसकी तरफ, इस बार इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो इस बार किसको देखना है, सिर्फ ओ डैश को देखे, इसको देखे, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। अब ये मान लिया मैंने कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, मतलब अंडर एक्सेलरेशन है। तो इसमें भी फिर कहानी वही है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान के चलना पड़ेगा मुझे। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इस बारी क्या है, ए बस मान लेते हैं कि बस की हमारा कोई एक्सेलरेशन है, ए बस मान लिया हमने, और इस तरफ ही जा रहे हैं। इसके बारे में सोचना ही नहीं है, जैसे पिछली बार इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, इस बार इसके बारे में कुछ नहीं सोचना मुझे, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है, ये खुद है, यहाँ पे ओ डैश यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और ये जो भी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इसका, बट ठीक है, क्योंकि मैं सुडो फोर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब है जब ओवरऑल बात करूंगा। पर अभी वो सुडो फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसको साथ जो हो रहा है होने दो, क्योंकि वो रियल पार्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो बस हम सुडो फोर्स की बात करते हैं। तो इस केस में सुडो फोर्स क्या आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे सोचा था आपने, कहानी बदलेगी। मास किसका, मास फिर इसी का, पर एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन इसका। और अगर ये स्टेशनरी है तो बस की एक्सेलरेशन ही इसका एक्सेलरेशन हो गया, हम यही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास सुडो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, पहले की तरह ही होगा, बस ए पी की जगह ए बस हो जाएगा हमारा। तो जो एक कॉमन आपके पास मिसकंसेप्शन जनरेट करता है कि चाहे ऑब्जेक्ट है या ऑब्जर्वर है, अगर सेम एक्सेलरेशन में है तो सुडो फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, उस पर भी सुडो फोर्स एक्ट करेगा। राइट, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, यानी कि आपका जो सिस्टम है जिस पे आप सवारी कर रहे हो, अगर वो अंडर एक्सेलरेशन है, उसमें एक्सेलरेशन है, तो सुडो फोर्स आएगा ही आएगा। तो आपको सुडो फोर्स जोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा। ये कंसेप्ट तो क्लैरिटी वाला है ना, कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई तभी होगा जब उसमें सुडो फोर्स ऐड होगा। राइट, अगर आपका सिस्टम क्या है, अंडर एक्सेलरेशन है, जिसपे आप बैठे हो और आप ऑब्जर्वर हो। राइट, ठीक है, तो दोनों फॉर्म से देखा, फॉर्मूला एक जैसा ही है, मास जिसको ऑब्जर्व करना है यानी कि ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का। तो ये तो क्लैरिटी होगी आपको। तो टोटल फोर्स क्या होगा, तो अब मैं इसकी फोर्स को बात करता हूँ टोटल। ठीक है, अब इस केस में क्या डील कर सकते हैं हम, समझने वाली बात ये है कि हम टोटल इक्वेशन कैसे लेके आए। तो आपको सुडो फोर्स तो पता ही है, कितना था, मास ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन आपका ऑब्जर्वर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा। मैं ऑब्जर्वर ओ की साइंस में बात कर रहा हूँ, आप ओ डैश की साइंस में भी बात कर सकते हैं, किसी भी एक की साइंस में बात कर लीजिए, चल जाएगा। तो जो टोटल फोर्स होगा ना मेरे पास, उस तरह से आएगा कुछ इस तरह से। क्यों आएगा, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हम उस केस में क्या मान के चल रहे हैं कि जो बस का एक्सेलरेशन है और मास क्या है उसका एम ए है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो यही होगा ना, एम ए। और ये ध्यान रखना, माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम बस के साथ ले रहे हैं, ये सारे उल्टे जा रहे थे पर ये सीधा जा रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम नॉर्मल न्यूटन से कहते हैं, तो हम सारी बातें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहते हैं ना, तो न्यूटन लॉ तो ठीक है ना, यही होगा। ठीक है, प्लस अगर मान लो ये व्यक्ति खुद बस में चलना भी शुरू कर दे, तो उसमें जोड़ दो कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बस में बैठा है आराम से, बस की स्पीड ही उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एम ए हो गया ऑफ बस। राइट, तो ये क्या था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स, जो कि न्यूटन्स लॉ होता। ठीक है, नॉर्मल वे में, बट क्योंकि गाड़ी चल रही है, ठीक है, किसकी, ऑब्जर्वर की गाड़ी चल रही है, इसके बस के चलने से मतलब नहीं था, बस के मतलब था, मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। अब दूसरे का हिसाब भी देख लेते हैं ऑब्जर्वर का। तो सुडो फोर्स है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे
तो आई थिंक इतना मैथ तो आता ही होगा आपको कि इसमें से m को आप कॉमन ले सकते हैं। तो a बस माइनस जो ऑब्जर्वर की कार की स्पीड थी उसका एक्सेलरेशन आप घटा दीजिए इसमें से। तो फिर से आप इसको f इक्वल टू एम ए की फॉर्म में लिख पाएंगे विथ द करेक्शन ऑफ दिस, राइट। जो हम कह रहे थे अपेरेंट होता है, तो ये अपेरेंट है हमारे पास। क्या अपेरेंट है? ये अपेरेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इक्वेशन कैसे लेनी है? अपेरेंट के मास जो एक्सेलरेशन है उसको उसमें घटा देने, वेक्टर फॉर्म में घटाएंगे तो ठीक ही आंसर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और बता दूं जितने क्वेश्चंस होते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेई के लिए भी और जैम के लिए भी। ठीक है, न्यूमेरिकल आप समझ लेना, बस कंसेप्ट को याद रखना। न्यूमेरिकल तो आपको प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सवाल मेरा रह गया अभी, ये सारी बातों में एक सवाल मेरे से रह गया कि अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्या है, सारी चीजें पता लगी हमें। सूडो फोर्स है ये भी पता लग गया हमें, और नेट फोर्स एमए कैसे आएगा ये भी हमें पता लग गया। तो इसका मतलब क्या कि जो सूडो फोर्स है नकली है, सिर्फ मैथमेटिकल करेक्शन से ठीक हो जाएगा, फिजिकल इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप सोचिए आंसर। फिर एक बात बताइए, जब कार हमारे एक्सेलरेट करती है ना, तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, झटका लगता है ना आपको, पुशबैक होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो कुछ कह रहे हैं इनर्शिया की वजह से। हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, इनर्शिया की वजह से कुछ हद तक आंसर सही भी है। अब ये दूसरा आंसर बताइए, जब एलिवेटर होता है आपके पास, जब वो नीचे आ रहा होता है तो आपका वेट कम क्यों होता है? और टिपिकली अगर फ्री फॉल करे तो आपको वजन लगता ही नहीं है आपको। अब ये मत कहिए ये इनर्शिया की वजह से है। पहला तो आपने कह दिया कि ये इनर्शिया की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? इनर्शिया की वजह से सकते हैं। पर दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं आप? वेटलेस तो फील होता है कि नहीं होता है? चलो कुछ कह रहे हैं हमें पता ही नहीं लगता, सही में कईयों को नहीं ही पता लगता, एकदम लास्ट में जब जाता है तब थोड़ा सा आइडिया होता है। पर इतना तो शक आपके मन में जनरेट हो गया है कि सुडो फोर्स जो है उतना भी नकली नहीं है जितना आपको लग रहा है, यानी कि सिर्फ मैथ नहीं है इसमें, कुछ और भी है। थोड़ा सा और सवाल करता हूँ, इन सब के सवालों के बारे में जब सोचेंगे तो एक दो सवाल और ऐड कर देता हूँ। कर दूं ऐड? चलो कर दिया। तो सोचिए आप, सवाल तो आपके सामने था ही, अर्थ का ब्लजिंग सोचिए। ब्लजिंग मैंने समझाया आप कि देखिए मैंने सर्कल लिया यहाँ पे। अब अर्थ का शेप आइडियली ये वाला होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे ब्लज करता है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ फैल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? और सोचिए, करता है ना। तो जो मैंने मेन इंट्रो में पूछा था आपसे कि जितने भी तूफान है उनकी एक स्पिन होती है पर्टिकुलर, ये क्यों होती है? अब ये मत कहिए ये नहीं होती, ये तो होती है ना। आपने भी ऑब्जर्व करा होता है, तूफान आता है पूरे का पूरा शहर डूब जाता है तो कहता है। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये सुडो फोर्स की वजह से होते हैं। इसलिए सुडो फोर्स उस तरह से नकली नहीं है जिस तरीके से आपको बताया जाता है। आपको क्या बताया जाता है? सुडो फोर्स एक मैथमेटिकल करेक्शन है, असल में कुछ नहीं होता। अरे भाई होता है। अगर असल में नहीं कुछ होता तो हरिकेन जो कि तूफान टाइफून जितने भी आते हैं, आपके जितने भी आपके साइक्लोन आते हैं, वो सब आपको इफेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से स्पिनिंग वे में ही इफेक्ट करते हैं, और उनका स्पिनिंग होना ही खतरनाक हो जाता है, राइट। तो सुडो फोर्स फेक तो नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से, कम से कम उस तरीके से फेक नहीं है जिस तरीके से बताया जाता है। तो हम दो सुडो फोर्सेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दो कॉमन जो है हमारे पास। नाम क्या है आपको पता है? एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब बात करते हैं तो जब आप सर्कल में मूव करते हो तो जो बॉडी सर्कल के में मूव कर रही होती है उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है। और आप अगर इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो ये एक जीआईएफ है, मैंने सिर्फ पिक्चर लिया यहाँ पे। ये सर्कल में घूम रहा है और ये बच्चे जो है बाहर की तरफ फोर्स फील कर रही है, इसलिए हवा में उड़ती जा रही है। सामने खड़ी थी और हवा में उड़ने लगी, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो बाहर की तरफ एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स है जस्ट उल्टा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है और ये वाला फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग करेगा, राइट।
और एक ये बाहर की तरफ करेगा। तो ये तो फोर्स तो तीनों ही एक्सपीरियंस करना ही है इन्हें। और इस वजह से कोई भी चीज आप बांध भी देना और हवा में ऊपर परपेंडिकुलर वे में इस प्लेन के साथ ऐसे लहराना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर ये नकली होता तो एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, केमिस्ट्री के लैब में आप देख सकते हैं उसको। वो इसी फिनोमेना के बेस पे काम करता है और इसी के बेस पे वो फिल्ट्रेशन कर देता है चीजों को। ठीक है, सेटल डाउन करवाने हैं तो अलग कर देगा, सब कर देगा। तो इसका मतलब सुडो फोर्स इज नॉट ए सुडो एज इट इज अपीयरिंग। वन थिंग इज ओके। दूसरा चलते कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स में अगर बात करें, ये थोड़ा सा नया हो सकता है, मगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उतना अजीब नहीं लगेगा आपको। ये आप समझने की कोशिश करिए। इसके दो व्यू हैं, एक इसका टॉप व्यू है और एक इसका व्यू है नीचे से, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक व्यू जब आप ऊपर हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ में ऑब्जर्वर है जब आप कहाँ हो, उसके साथ मूव कर रहे हो। तो दो मोशन आपको समझ में आ रहे हैं, देखिए आप। अब ये जो मोशन है देखिएगा, इसमें घूम रही है बॉल। जब ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टेशनरी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तभी स्ट्रेट लाइन के करीब अपीयर हो रहा है, और नीचे ये राउंड सर्कल मूव कर रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, रोटेटिंग फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर है और कोई चीज मूव कर रही है, वेलोसिटी है उसके पास, यहां देखिए, यहां स्टेशनरी था, यहां वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो क्या होगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और एक कोरियोलिस फोर्स जो है अच्छा खासा होता है, पर हाँ, आपके लिए ऑब्जर्व करने के लिए लेंथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी में आपके घर में मग है या फिर क्या कहते हैं बकेट है या आपको फ्लैश है, वहां पे फोर्स फील नहीं होता, वहां पे भी फोर्स फील होता है। छोटे है और अपनी उथल पुथल जो उनका अपना डायनामिक्स है चीजों का, उसमें ये फोर्स नजर नहीं आता है। बट लंबे दूर पे बात करेंगे तो साइक्लोन का तो इफेक्ट सबको नजर आता है। सो these two are the forces which are pseudo forces and impact yourself। अगर नकली होता तो ये बच्ची जो है इस तरह हवा में नहीं कूद झूम रही होती। तो झूलना हो गया ना इसका, हवा में फैल गई ऊपर। ठीक है, या कुछ बांध दो यहाँ पे तो वो भी ऐसे ही मूव करना शुरू कर देगा, हवा में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, एक बात तो हुई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने जैसे बताया, जो सुडो फोर्स, और ये अपीयर तब होता है जब आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये तो क्लैरिफाइड हो गया आपको, समझ में आ गया। और जो वैल्यू होती है इसे क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या होता है समझाने की कोशिश करूंगा इस फॉर्म। एम तो समझ में आई गया आपको, क्लैरिफाइड है। जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसके मास की बात हो रही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर क्या है, डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मैं एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ, थोड़े से और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो वॉशिंग मशीन तो घर में सबने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है। जब कपड़े धुल जाए ना, तब जाके देखना कपड़े कहाँ पे, भरते हो आप बीच में, और कपड़े सारे के सारे कहाँ होते हैं, दीवार से चिपके हुए, ड्रम वॉल से चिपके हुए। क्यों, सोचा कभी नहीं। आप इक्वेटर पे, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं करा तो बता दूं, इक्वेटर पे आपका जो वेट होता है थोड़ा कम फील होता है, पोल पे थोड़ा ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट ये है जो मैंने बताया कि जब कार टर्न करती है तो आप आउटवर्ड फील करते हैं। जो भले ही इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट फीलिंग यही है, देखो आउटवर्ड जा रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है, फिर अंदर लेके आ रहा है। तो ये तीनों ही बातें हैं जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और रियल है, फेक नहीं है। अंडरस्टैंड। जब भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो आपको लगेगा फेक है, ऐसा तो होता ही नहीं है। पर अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो आप इन सारी फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस सवाल का तो आंसर ही यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही वजह है अर्थ के बल्ज करने की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया। तो आपको बता दूं, देखिए, अर्थ का जो रोटेशन है ना, आप समझिए यहाँ पे ये इस तरीके से इस एक्सेस के अबाउट होगा। ये तो ठीक है। अब एक सर्कल है यहाँ पे, ये समझ में आया आपको। एक सर्कल है यहाँ पे, एक सर्कल मैं डाल देता हूँ इक्वेटर पे, डाल दिया, डल गया। इन सब में अगर आर देखेंगे तो आर डिफरेंट है ना, यहाँ आर अलग है, यहाँ आर अलग है, यहाँ आर अलग है, और आर खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो जो बेसिकली आर का मतलब, मैं इस आर की बात कर रहा था, ये आर आपका जो है डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पोल पे जहां पे करे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, और इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम है। ये है आपका आर। और ये मास, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो आपका मास है एम, और एक मास है यहाँ पे। तो आप समझिए कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि आर तो है ही नहीं। जिस पॉइंट पे बिल्कुल लेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। इक्वेटर पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, कि सबसे बड़ा डिस्टेंस है ये वाला, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, आपके केस में समझने की कोशिश करिए कि ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम है, तो ये आउटवर्ड करवाता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है आपके केस में ब्लेस कर जाता है। क्या कर जाता है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। जो अर्थ है आपका यहाँ पे, जो गोल होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, मान लेते हैं, ये फालतू फैल जाता है हर जगह थोड़ा सा। और ये किसकी वजह से फैलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फैलता है। तो मैंने आपको कोशिश करी इस सवाल का आंसर देने की, कि अर्थ जो ब्लेस करता है, ये किसकी वजह से करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से करता है। क्योंकि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और पोल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो होगा, ठीक है ना, और इक्वेटर पे होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि अर्थ का पल्जिंग होता है, और ये रियल है, फेक तो नहीं है। तो सुडो फोर्स फेक नहीं होते, साइंटिफिक, यहां से तो समझ में आ गया। अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं, दूसरे सुडो फोर्स की, उसका नाम है कोरियोलिस। मैंने सवाल जो पूछा था ना आपसे, आपको याद होगा सवाल, कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो स्पिन क्यों करते हैं। तो साइक्लोन के स्पिनिंग में क्या है, जो पिछली बार हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करा था, ये सुडो फोर्स उसकी तरह से सुडो फोर्स है तो है, बट यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो खुद मोशन में होता है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ठीक है, तो होगा ही होगा, बट ऑब्जेक्ट खुद मोशन में होता है। आपने देखा बॉल थी, वो बॉल थोड़ा मोशन में थी। स्टेशनरी होता है तो सेंट्रीफ्यूगल होगा, और अगर मोशन में होगा तो कोरियोलिस भी होगा। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल प्लस कोरियोलिस फोर्स हो सकता है। ऐसे और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, कि रेडियल के अलोंग होगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल तब कैसे होगा। अदरवाइज नॉर्मली ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका कोरियोलिस फोर्स। चल मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, अभी आपके सब्जेक्ट से कंसर्न भी नहीं है, ठीक है। तो एडिशनली इतना पॉइंट बता सकता हूँ, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और उसकी वजह क्या है, क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें अगर वेलोसिटी होगी तभी कोरियोलिस फोर्स होगी। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसके साइक्लोन्सिया की बात करूं, तो उस केस में ओमेगा अर्थ का आ जाएगा। अब होता क्या है, अर्थ पे जहां पे इक्वेटर है आपका, वहां पे जो एयर्स हैं, जितने भी एयर वेव्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए। अब जो आपके पास ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, या नीचे जैसे जैसे जाएंगे इस सेंट्रल लाइन से, इक्वेटर की लाइन से, तो होता क्या है, ओमेगा आपका इस केस में सिटी तो है ही। तो राइट हैंड थंब रूल लगा ले, और राइट हैंड थंब रूल लगा के अब अप्लाई करेंगे, तो आपको इनमें मोशन नजर आएगा, जो कि थोड़ा सा कर्वी है, फ्लैक्शन होगी मतलब, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग, उस पर डिपेंड करता है सिचुएशन क्या थी। मैं बहुत डिटेल में अभी आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, ये एक एनिमेटेड है, कि साइक्लोन कैसे स्पिन करता है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स रादर स्पिनिंग। और ये स्पिनिंग जो होती है, ये अर्थ के मोशन की वजह से होती है। जो अर्थ हमारा अंडर एक्सलरेशन है उसकी वजह से होती है। और इसको अगर समझिए, तो मैंने एक नोशन आपको दिखाया, यहाँ पे देख रहे हैं कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से। तो ये जो मोशन है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार, ये इस तरीके से मूव करता हुआ स्पाइरल वे में ये मूव कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज मोशन है इसमें। यानी कि
जिस अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इस तरह से होता है, इसका मतलब ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ऐसे जा रहा था, राइट। इसमें क्या है, ऐसे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप इवन साइक्लोन की इमेज देख के, मोशन देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा हेमिस्फीयर होगा। नॉर्थ एंड साउथ। तो चलिए, मैं खैर सवाल में इतना डीप में नहीं जाना चाह रहा, मैं फिलहाल सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि जो कोरियलिस फोर्स है, सुडो फोर्स है, उसका इम्पैक्ट होता है। और साइक्लोन का इम्पैक्ट कितना होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। हम हिंदी में जब कहते हैं, हम साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आता ही अर्थ की रोटेशन की वजह से, और हमें असर तो करता ही है। आगे चलते हैं, तो दो सुडो फोर्सेस के बारे में। आपकी जो सुडो फोर्स है उतना नकली नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हाँ, बट फ्रेम डिपेंडेंट जरूर है। क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट जरूर है। यानी कि अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो सुडो फोर्स आपका जीरो है। तो आप जनरल वे में ऐसा समझ लीजिए कि आपको फोर्स को डील करते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फोर्स प्लस सुडो फोर्स दोनों को काउंट करना है। ठीक है, तो आप किसी भी एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, आप इसको डील कर सकते हैं। अगर आप इवन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो सिर्फ एफ पी को जीरो कर दीजिए, कहानी आपकी वहीं आ जाएगी फिर से। तो ये आपको समझ में आ गया। तो कहने का पर्पस ये है कि सुडो फोर्स, जो लोग ये कह रहे हैं कि नकली फोर्स है, तो उनको बता दूं, सुडो फोर्स नकली फोर्स नहीं है, ये रियल फोर्स है। आपको इम्पैक्ट भी करता है, आपके एक्सीडेंट भी करवा सकता है, आपको चोट भी पहुंचा सकता है, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो। हाँ, पर फ्रेम डिपेंडेंट जरूर है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो सुडो फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, ये बात सही है। और अगर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो ये होगा। ठीक है, तो फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है, सुडो फोर्स है जरूर, पर सुडो सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, नकली नहीं। ठीक है, तो यही हमारा पार्ट था, यही हम कहना चाह रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सवाल पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सुडो फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा, जिसमें करेगा वहां रियली करेगा, राइट। ठीक है, तो डाउट आई थिंक आपके क्लियर हो गए। और किस पे मास अप्लाई होगा सुडो फोर्स का, ऑब्जर्वर पे नहीं, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा और ऑब्जेक्ट का मास होगा, बनेगा एम ए, और माइनस के साथ। ठीक है, तो याद हो गया आपको ये सब। इन्हीं के साथ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे, तो सबसे स्पेशल पार्ट है इस सेंस में कि अब जो हम शुरू करने हैं वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना है। क्योंकि मैंने अभी फोर्सेस के बारे में बताया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया, सुडो फोर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझाऊंगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका, टिपिकली अगर इस लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो हम इसको समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आप मैकेनिक्स कर रहे हो, आईआईटी जेई नीट या आईआईटी जैम के लिए, और हमारी जो प्लेलिस्ट है PWI 1 की, जिसमें मैं 11th क्या मैकेनिक्स और जो 11th का कोर्स है बेसिकली मैंने वहां पे डाला हुआ है फंडामेंटल वे में। और कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आईआईटी जेई के लिए कर रहा हो, नीट के लिए कर रहा हो, या इवन आईआईटी जैम के लिए कर रहा हो, हमारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़े वीक होते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इसके थ्रू आपको पूरा बताऊं। बाकी हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट है। वीडियो कई बार आपने देखा होगा, पाइथन की वीडियो मैंने अभी डाली है, तो आप उसको भी देख लेना अगर टाइम है तो। एंट्रेंस में आना नहीं है क्योंकि, तो बेसिकली वो उन बच्चों के लिए है जो 6th 7th 8th या 9th करना चाह रहे हैं, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कर सकते हैं। पर जब आप आईआईटी नीट और इसके आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो में सारी ही भेजता रहता हूँ, आप अपने प्लेलिस्ट के हिसाब से जरा देखें कि काम की आपके है, तो टाइम के अनुरूप उसे पढ़ें। पढ़ लें, मैं कोई भी गलत चीज तो मैं भेज नहीं रहा। ठीक है, आप कर लें, पर टाइम के अनुरूप करें, राइट। जो समय है आपका, अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट।
ठीक है, तो मैं वीडियो डालूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाइथन की वीडियो डालूंगा तो आपकी नहीं डालूंगा। थोड़ा अल्टरनेटिव चल सकता है। अभी थोड़े दिनों में मैंने ऑप्टेक्स शुरू करने हैं, क्योंकि जो हमारे बीटेक के बच्चे हैं उनका आ गया है कि सर हमारे यहाँ तो इंटरफेस डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बहुत आता है, तो उसके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि तो वीडियो दे देता हूँ, तो मैं साथ में उसको भी शुरू करूंगा। और इंटरफेस डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन हमारे +2 के बच्चे और आईआईटी जेई के जो ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स है उससे डील करने के लिए, तो उनमें यूज पड़ता है। तो उसका नाम मैंने रखा है फिजिक्स विद इन यू 2 है वहां पे। फंडामेंटल है तो फंडामेंटल ही होगा। इसलिए मैं फंडामेंटल में, आपने देखा होगा, मैं न्यूमेरिकल कम लेता हूँ, कि मेरी कोशिश ये रहती है कि फंडामेंटल कंसेप्ट आप पूरा ठीक से समझें। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सुडो फोर्स, मैंने बहुत सी वीडियो देखे सुडो फोर्स के, आप यकीन नहीं करेंगे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा था जो इसेंस रह जा रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पर उनके हिसाब से सुडो फोर्स एक नकली फोर्स है। तो मेरे हिसाब से सुडो फोर्स नकली फोर्स नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अब आपने बता तो दिया सुडो फोर्स, मगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा मास्क किसका लेना है, मेरा लेना है, ऑब्जर्वर का लेना है, किसी और का लेना है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे सिचुएशन के साथ क्लैरिफाई करके समझा दूं। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ठीक है कि नहीं है, या और कुछ आप समझना चाहते हैं। क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? आई विल एडमिट, अगर वो गलती हो गई है तो मैं वीडियो को उसी टाइम करेक्ट करूंगा। ठीक है। इस वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा अगर गलती होगी। जिस भी वीडियो में गलती होगी आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में ये वाला पार्ट गलत हो गया, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। अगर मुझे वेरीफाई करने पे लगता है कि ये वाला कंसेप्ट गलती किसी से भी हो सकती है, गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको उसको रिटर्न कर दूंगा, उसको प्राइवेट कर दूंगा और दोबारा रिटर्न बैक आऊंगा फ्रैक्शन के साथ। राइट। तो मैं आप लोगों से भी बहुत सीखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको सिखा रहा हूँ। राइट। तो कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ अलग अलग विषय पे पढ़ने के लिए। सो थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। मिलते हैं फिर से। थैंक यू।